हेलो बच्चों, मैं श्रीमती वाई एन खान, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल कबाड़िया से कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के अंतर्गत आज हम सर मेंडल के वंशागति के नियमों का अध्ययन करेंगे। मेंडल की मृत्यु सन 1884 में हो गई थी। इन्होंने अपने प्रयोगों को निष्कर्षों को नियम के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाए। इनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद डिब्रीज, कोरेंस तथा शेरमैक ने इनकी स्मृति में इनके प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों को मेंडल की वंशागति के नियमों के रूप में मान्यता दिलाई। बच्चों, इन नियमों को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको आनुवंशिकता और जैव विकास से संबंधित सारी शब्दावली और इसकी कुंजी ये आपको बता दी थी और मैंने कहा था इसका अध्ययन आप अच्छे से कर लेंगे ताकि हमको इन नियमों को अध्ययन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अगर आपने इस अध्याय का पहला वीडियो नहीं देखा हो तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी। पहले आप इसे ज़रूर देख लें ताकि नियमों को समझने में बहुत ही आसानी हो जाए। बच्चों, हम अब वंशागति के नियमों का अध्ययन शुरू करते हैं। मेंडल ने वंशागति के नियमों का अध्ययन करने के लिए मटर के पौधों के अनेक विपर्यायी लक्षणों का अध्ययन किया था। वो लक्षण जो हमें स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मटर के पौधे। एक पौधा हरे कलर का है, मटर की फली दिख रही है जिसमें गोल बीज हैं। एक प्याली में मटर रखे हैं जो पीले रंग के हैं और गोल हैं। इसी तरह उन्होंने दिखने वाले लक्षणों को अपने प्रयोगों में चुना था। लंबे और बौने पौधे, गोल और झुर्रीदार बीज, लाल और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे, ऐसे 7 लक्षणों को उन्होंने चुना था जो हम आगे देखेंगे। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना, उसके कुछ कारण थे। सबसे पहली बात थी कि मटर का पौधा 1 वर्षीय है और इसको आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता था। मटर की अनेक किस्में होती हैं जिनमें विभिन्न लक्षणों के स्पष्ट वैकल्पिक रूप देखने को मिलते हैं, जैसा कि पीला या हरे रंग के बीज अभी भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सफ़ेद या रंगीन छिलके इत्यादि। दूसरी बात है, मटर में प्राकृतिक रूप से केवल स्वपरागण ही होता है। उनके फूलों का रूप ही कुछ ऐसा होता है कि उसके नर एवं मादा जननांग एक नाव जैसी आकृति में बंद होते हैं, इसलिए इसमें परपरागण नहीं होता और प्रयोगों के दौरान किस प्रकार की जटिलता या गड़बड़ी नहीं आती। मटर के फूलों में कृत्रिम परपरागण आसानी से कराया जा सकता है। ये कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण इन्होंने मटर के पौधे को चुना और 1 वर्षीय था तो इसके परिणाम हमको जल्दी से प्राप्त हो जाते थे। बहुत लंबे समय तक हमको इनको इंतज़ार करना नहीं पड़ता था। तो हम मेंडल के नियमों को देखेंगे। पहला नियम था उनका प्रभाविता का नियम। प्रथम नियम था मेंडल का प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। पिछले वीडियो में मैंने आपको सारी कुंजी, सारे शब्दावली से परिचित कराया था, जिसमें सबसे पहले हमारी टर्म्स थी प्रभाविता और अप्रभाविता, प्रभावी या अप्रभावी लक्षण। आप देख रहे हैं चित्र में
पहला चित्र दिख रहा है, मेंडल ने 2 पौधे लिए। एक पौधा लंबा था और दूसरा पौधा बौना था। एक नर है इसमें, एक मादा पौधा है। कोई भी नर कोई भी मादा हो सकता है। इन दोनों के बीच में इन्होंने परागण करवाया। निषेचन के पश्चात जब बीज बने और जिन बीजों को डाला गया तो नए पौधे तैयार हुए। मेंडल ने देखा कि सारे पौधे कैसे थे, लंबे थे। ये प्रथम पीढ़ी के पौधे कहलाते हैं। किंतु इनमें हमने देखा कि इनके जो जनक पौधे हैं, जो आपको दिख रहा है, जिसमें कि एक पौधा तो लंबा है लेकिन दूसरा पौधा बौना है। फिर क्या हुआ कि सारे पौधे हमें उनको लंबे ही प्राप्त हुए। तो हमने बच्चों पिछले समय देखा था कि पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो लक्षण छुप जाता है वो अप्रभावी होता है। तो यहाँ हमने देखा कि बौनापन छुप गया। क्योंकि लंबापन प्रभावी लक्षण था इसलिए प्रथम पीढ़ी के सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। तो अब हम इसको नियम के रूप में जब लिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि जब एक जोड़ा विरोधी लक्षणों को धारण करने वाले 2 शुद्ध जनकों में परस्पर संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में विरोधी लक्षणों में से केवल एक प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, जो कि हम चित्र में देख रहे हैं। अब यहाँ पौधे तो हमको दिखाई दे रहे हैं लेकिन हमको इनका जीनोटाइप दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम नीचे चित्र में देखेंगे कि क्या हो रहा है। इसमें कहा गया है कि पौधे शुद्ध है। शुद्ध का मतलब लंबेपन के लिए आप देख रहे हैं, लंबे पौधों के नीचे लिखा है कैपिटल T और T। ये केवल संकेत हैं जो इनके जीन के लिए हैं। और बौने पौधों के नीचे लिखा है स्मॉल t और स्मॉल t, क्योंकि जीन हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं। अब हम इनको देखेंगे जीनोटाइप के रूप में। आप देख रहे हैं टी एक पौधा लंबा और स्मॉल t फॉर टॉलनेस है ना, लंबेपन के लिए, बौनेपन के लिए स्मॉल t, ये संकेत हैं। अब यहाँ पर 2 पौधे हमने लिए हैं, लिखा हुआ है इसमें फिनोटाइप्स टॉल और डवार। जीनोटाइप लिखा हुआ है बिल्कुल स्पष्ट, जीनोटाइप कैपिटल T इंटू स्मॉल टी। इस क्रॉस का मतलब क्या है यहाँ पर? संकरण। इन दोनों पौधों के बीच में संकरण या जनन की क्रिया होगी। तो क्रॉस का चिन्ह संकरण को बताता है। डब्बे में लिखा हुआ है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब जो बाहर से पौधे दिख रहे हैं टॉल डवार, फिर से बता रही हूँ। जीनोटाइप का मतलब जो जीन इसमें लंबेपन के लिए हैं वो जोड़ी में है टी और बौनेपन के लिए हैं स्मॉल टी। दोनों पौधे कैसे हैं? जनक पौधे हैं। अब इनसे युग्मक का निर्माण होगा। आपको मैंने बाजू में भी लिख दिया है, लंबे पौधे टॉल, संकेत टी, जोड़े में टी और टी दिख रहे हैं। छोटे और बौने पौधे के लिख दिया डवार, इसके लिए संकेत है स्मॉल टी और इनकी जोड़ी जब बनेगी तो ये स्मॉल टी हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ से ये दोनों जनक पौधों से युग्मक का निर्माण होगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर युग्मक निर्माण लिखा हुआ है। जोड़ी में से एक एक जीन दोनों ही पौधों से निकल के बाहर आएगा और युग्मक का निर्माण करेगा। ये लैंगिक जनन का नियम है। ये दोनों ही युग्मक, एक नर युग्मक होगा और एक मादा युग्मक होगा। दोनों युग्मक जब आपस में मिलेंगे तो समलयन यानी निषेचन की क्रिया होगी। लिखा हुआ है पौधे बनेंगे, प्रथम पीढ़ी के पौधे कहलाएंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर गैमीट आकर फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन की प्रक्रिया होगी और जो जीनोटाइप मिलेगा अब हमको वो मिलेगा कैपिटल T और एक स्मॉल t, क्योंकि एक लक्षण उसके नर पौधे से आया है और एक मादा पौधे से। यानी अब जो पौधे हमें पीढ़ी के प्राप्त हुए हैं, प्रथम पीढ़ी के पौधे तो सभी लंबे हैं क्योंकि लंबेपन का जीन प्रभावी है।
यहाँ पर केवल वही प्रकट होगा। बौने पौधे का जीन तो अवश्य है, किंतु ये अभी अपने आप को एक्सप्रेस या प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि ये अप्रभावी लक्षण है। इसलिए हमको सभी पौधे लंबे हैं, लेकिन अब ये कैसे हो गए? विषम युग्मजी। इनमें जो जीनोटाइप है वो एक जैसा ना होकर कैसा हो गया? विषम हो गया। एक कैपिटल टी हो गया और एक स्मॉल टी हो गया। पहले जनक पौधे कैसे थे? लंबेपन के दोनों जीन इसमें एक समान थे, और इसमें बौने पौधे में छोटेपन के जीन एक समान थे। लेकिन लैंगिक जनन की प्रक्रिया में एक जीन माता से आता है और एक जीन पिता से आता है, या हम कह लें एक नर से आएगा एक मादा से। तो बौने पौधे से जो जीन आ रहा है वो छोटा वाला टी है। अब जो अभी पौधे मिल रहे हैं उनका जीनोटाइप यहाँ पर बदल गया, किंतु बाहर से पौधे हमें लंबे ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमको पहली पीढ़ी में पौधे मिले हैं, अब ये शुद्ध पौधे नहीं हैं। अब ये कैसे पौधे हैं? संकर पौधे हैं। इनका जीनोटाइप कैसा हो गया? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये पौधे कहलाते हैं संकर पौधे, और इस नियम को कहते हैं प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। यही मेंडल का प्रथम नियम था, जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रथम नियम के बाद हम आते हैं मेंडल के द्वितीय नियम को, जिसे कहते हैं पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लक्षण कारकों के प्रत्येक सजाती जोड़े के दोनों कारक युग्मक बनाते समय पृथक हो जाते हैं, और इनमें से केवल एक सदस्य कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। जब परस्पर विरोधी शुद्ध आनुवंशिक लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, परंतु दूसरी पीढ़ी की संतानों में इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। अतः इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने के बावजूद भी जोड़ों का आपस में मिश्रण नहीं होता। निर्माण के समय ये गुण पृथक हो जाते हैं। किसके निर्माण के? युग्मक के निर्माण के समय, और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इसलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। मेंडल ने प्रथम पीढ़ी के सभी लंबे पौधों में, अभी हमने देखा था प्रथम प्रभाविता के नियम में सभी पौधे कैसे मिले थे उनको? प्रथम पीढ़ी में लंबे मिले थे। अब मेंडल ने क्या किया? इन्हें लंबे सभी इन्हीं को उठाया, इन्हीं पौधों को उठाया, और उन्होंने क्या किया? लंबे पौधों में स्वपरागण कराया, और इससे बने जो बीज थे उनको पुनः उन्होंने उगाया। तो वो जो पीढ़ी थी वो थी F2 पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी। और पौधे जब जो तैयार हुए तो इन पौधों में उन्होंने क्या देखा? लंबे और बौने पौधों 3:1 के अनुपात में उनको प्राप्त हुए। इनमें एक शुद्ध लंबा, मतलब अपने जनक के समान टी और टी वाला। दो लंबे तो कैसे थे? प्रथम पीढ़ी में जो मिले थे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाला, और एक पौधा इन्हें शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ। जबकि इसमें हमने क्या लिया? इन्होंने लंबे पौधे लिए थे, और जब हमने लंबे और बौने लिए थे तो सभी पौधे हमको लंबे प्राप्त हुए थे, क्योंकि लंबापन का जो गुण है वो बौने पौधे पर प्रभावी है। किंतु हमने यह भी देखा था उनके प्रयोग में, हम देख रहे हैं कि बौनेपन का जीन भी बौने जनक से उसमें आ चुका था। तो ये अब अगली पीढ़ी में लंबेपन के जीन और बौनेपन के जीन
आपस में एक दूसरे को प्रभावित किए बिना युग्मक निर्माण के समय पृथक हो गए और अगली पीढ़ी में हमको एक शुद्ध बौना पौधा पूर्व जनक के समान इसमें प्राप्त हुआ। तो युग्मक निर्माण के समय ये पृथक हो गए थे और बिल्कुल भी आपस में मिश्रित नहीं हुए, इसलिए शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ। इसको हम चित्र में देखेंगे। अब हम देखते हैं फिर से शुद्ध प्रभावी पौधे, ठीक है, जो हमने लिए थे टी और टी, और शुद्ध अप्रभावी यानी बौने पौधे स्मॉल टी वाले। तो पहली पीढ़ी में हमने देखा था, निषेचन के बाद हम देख रहे हैं जो पौधे मिले थे वो टी और टी, माने इनमें एक छोटेपन का जीन भी एक तरफ से आया है, एक पौधे मादा पौधे कह लें, नर पौधा यानी माता, और एक पिता से आया लंबेपन का। पौधे तो पूरे लंबे थे लेकिन जीन इसमें आ चुका था। अब इनको उठाकर मेंडल ने किया कि इनके बीच में स्वपरागण कराया। तो पौधे कैसे थे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। जो गैमीट्स बने उसमें एक में कैपिटल टी चला गया, एक में स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक स्मॉल कैपिटल टी फिर एक स्मॉल टी, यानी ये दोनों अलग अलग हो गए नर पौधे के, और अगला जो हम देख रहे हैं वो मादा पौधे के, ठीक है। तो ये हमारे युग्मक हैं कितने, 4 प्रकार के। एक युग्मक में लंबेपन का जीन है, एक में छोटेपन का जीन है, फिर एक में लंबेपन का और एक में बौनेपन का। 4 प्रकार के हैं। एक एक जनक से 2-2 युग्मक प्राप्त होते हैं, क्योंकि 2 जोड़ी जीन होते हैं। जीन जब युग्मक बनते हैं तो आधे आधे हो जाते हैं। तो ऐसे 4 गैमीट बने हैं। अब हम देखेंगे ए वाला जो है ना, ए वाला जो है कैपिटल ए से यदि एक नर युग्मक यहाँ से लें, एक यहाँ से मादा लें, ए और ए वाला, कैपिटल ए और कैपिटल ए, तो जो जीनोटाइप यहाँ पर आएगा वो टी और टी आएगा, ठीक है। अब हम दूसरे में हो सकता है कि इस कैपिटल ए वाले युग्मक का किसके साथ संलयन हो जाए, स्मॉल टी वाले के साथ। तो जो पौधा बनेगा उसका जीन कैसा होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि एक स्मॉल टी जो है जिसको हमने स्मॉल ए से दिखाया है, इसका संलयन यदि कैपिटल ए वाले टी से हो जाए तो जो जीनोटाइप बनेगा वो कैपिटल टी और स्मॉल टी का होगा। स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये भी हो सकता है कि ये स्मॉल ए का जो युग्मक है उसका स्मॉल टी के साथ संलयन हो जाए। इस कंडीशन में हमको दोनों स्मॉल टी प्राप्त होंगे। अभी दिखाई दे रहा है आपको। ऐसे 4 संभावनाएं हमको मिलेंगी। अब हम ये देखेंगे कि ये तो जीन हो गए, लेकिन पौधे कैसे मिलेंगे हमको, उसके फिनोटाइप में जब हम इनसे प्राप्त बीजों को लगाएंगे और जो पौधे बनेंगे, हम देख रहे हैं जहाँ दोनों लंबेपन के जीन हैं वो शुद्ध लंबे पौधे होंगे। जहाँ पर एक लंबेपन का जीन और एक बौनेपन का है वो भी लंबे होंगे, परंतु ये कैसे होंगे, शुद्ध ना होकर संकर पौधे होंगे, लेकिन लंबे ही होंगे क्योंकि लंबेपन का जीन छोटेपन के जीन पर प्रभावी है। तीसरा हम देख रहे हैं इसमें भी वही कंडीशन है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी एक लंबेपन का जीन है और एक छोटेपन का। ये भी सभी पौधा जो होगा वो लंबा होगा, परंतु ये शुद्ध ना होकर संकर होगा। अगली संभावना में हम देख रहे हैं कि दोनों ही जीन बौनेपन के आ गए हैं, तो अब यहाँ पर लंबेपन का प्रश्न ही नहीं उठता। लंबेपन का जीन इसमें है ही नहीं, तो ये पौधा छोटा होगा और शुद्ध होगा। तो ये शुद्ध छोटे पौधे हमें प्राप्त होंगे। तो अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि इन्होंने बताया था कि जब अगली पीढ़ी जो होती है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, चूहों में भी देख सकते हैं, एक ब्लैक चूहा है एक वाइट चूहा है। पहली पीढ़ी में तो सभी चूहे ब्लैक दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि
ब्लैक लक्षण जो है या काला रंग जो है वो सफ़ेद रंग पे प्रभावी है। तो प्रथम पीढ़ी में आप देख रहे हैं F1 जनरेशन लिखा है, प्रथम पीढ़ी के जो चूहे हैं वो सारे के सारे काले हैं। लेकिन जीन इसमें कहाँ से आया है एक सफ़ेद रंग का? उसके एक जनक से आया है, क्योंकि एक जनक कैसा चूहा है? सफ़ेद है, और एक जनक कैसा है? काला है। दोनों जनक के एक एक लक्षण अगली पीढ़ी में जाएंगे, लेकिन कालापन जो है वो प्रभावी गुण है किस पर? सफ़ेद रंग के उस पर रंग पे। तो पहली पीढ़ी में जीन तो आ गया है सफ़ेद रंग का। ये जो काले चूहे आपको दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर एक जीन सफ़ेद रंग का भी है, क्योंकि इसका एक जीन उनके एक सफ़ेद वाले जनक से प्राप्त हुआ है। अब इन्हीं के दोनों काले चूहे लेकर आगे यदि इनके बीच में हम संकरण कराएं या ये चूहे आपस में प्रजनन करते हैं, तो जो द्वितीय पीढ़ी होती है उसमें आप देख रहे हैं कि 3 चूहे जो हैं वो काले हैं, किंतु एक पौधा अपने पूर्व जनक के समान बिल्कुल सफ़ेद और शुद्ध है। क्यों? क्योंकि ये युग्मक बनते समय अगली पीढ़ी में सफ़ेद रंग का जीन काले रंग के जीन से बिल्कुल भी मिश्रित नहीं हुआ और युग्मक बनते समय पृथक हो गए। तो ये युग्मक की शुद्धता का नियम भी है और पृथक्करण का नियम भी है। आपको पहले बताया गया है कि लक्षण कारकों के प्रत्येक सजाती जोड़े के दोनों कारक मतलब जो 2 जीन हैं, जीन बाद में कहा गया है, पहले इनको कारक ही कहा गया था। मेंडल ने इन्हें कारक ही कहा था। जो हम जोड़ी में दिखा रहे हैं बी कैपिटल बी भी और स्मॉल बी भी है ना, कैपिटल बी भी काले रंग के लिए, स्मॉल बी भी सफ़ेद रंग के लिए। तो दोनों युग्मक बनाते समय पृथक हो जाते हैं दोनों, और इनमें केवल एक सदस्य कारक जो होता है वो किस एक युग्मक में पहुंचता है। ठीक है, यहाँ से जीन बने, युग्मक बनते समय अलग अलग हो गए, पहुँच गए। अब इनके बीच में, जब इन्हीं काले चूहों के बीच में, अब अपने को लगता है कि दोनों पेरेंट तो इनके जो हैं जनक जो हैं काले चूहे हैं, किंतु इनके जो संतान है उसमें एक बिल्कुल सफ़ेद चूहा दिख रहा है। जो इनके पूर्वजों, जैसे हम पीछे चले जाएं तो ये इनके पेरेंट के भी पेरेंट कैसे थे? एक सफ़ेद था ना इनका पेरेंट, एक जनक सफ़ेद दिखाई दे रहा है हमको स्पष्ट चित्र में। तो ये कब होगा? जब सफ़ेद रंग के दोनों जीन यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। हम यहाँ देख रहे हैं काले चूहे से 2 युग्मक बने। ठीक है, काले चूहे में एक काले रंग का जीना है, एक सफ़ेद रंग का है। इस तरह अगले काले चूहे में भी युग्मक बनते समय एक कैपिटल बी यानी एक काले रंग का जीन और एक स्मॉल बी सफ़ेद रंग का जीन पृथक हो गए हैं। तो यही युग्मक की शुद्धता का नियम है कि मिश्रित हुए बिना पृथक हो गए हैं। पृथक्करण का नियम भी है ये। और चूँकि हमको अगली पीढ़ी में सफ़ेद चूहा मिल रहा है, अर्थात युग्मक बिल्कुल भी यहाँ मिश्रित नहीं हुए हैं, युग्मक बिल्कुल शुद्ध हैं, इसलिए हमको द्वितीय पीढ़ी में या F2 पीढ़ी में एक सफ़ेद चूहा प्राप्त होगा। यदि हम मटर के पौधों में देखा उन्होंने, तो उन्हें एक शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ। तो ये मेंडल का द्वितीय नियम था। इनको हर बार यही रिजल्ट या यही परिणाम प्राप्त हो रहे थे, इसलिए इन्होंने इसे पृथक्करण और अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा। तो ये हो गए हमारे 2 नियम, मैंने मेंडल की वंशागति के 2 नियम। अगला नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये क्या है? पहले हम इसकी परिभाषा देख लें। 2 जोड़ी विपरीत लक्षण। 2 जोड़ी मतलब अभी तक हम केवल चूहों का रंग या पौधों की लंबाई देख रहे थे। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया और आगे बढ़े, मेंडल ने 2 जोड़ी लक्षण ले लिए। एक साथ उन्होंने 2 चीज़ों पर ध्यान दिया, जैसे बीजों की आकृति और बीजों का रंग। ठीक है, दोनों चीज़ें हम देख सकते हैं।
तो जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। इसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। पहला लक्षण था बच्चों, आपको दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है बीजों की आकृति, मतलब बीज गोल थे या झुर्रीदार थे, दो विपरीत चीजें हो गई। दूसरा लक्षण उन्होंने एक साथ लिया, बीजों का रंग भी देखा उन्होंने, पीले और हरे रंग के बीज। सबसे पहले मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई थी, हरे रंग के मटर की फल्ली दिख रही थी और एक प्याली में पीले रंग के मटर रखे थे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिया गोल और झुर्रीदार बीज और पीले और हरे रंग के बीज। गोल बीज कैसे थे? पीले रंग के थे। तो यहाँ पर जो जीन है गोल के लिए राउंड यानी गोल, हम इसको संकेत देते हैं आर, और पीले मतलब येलो का पहला हमने अक्षर लिया है वाई। चूँकि ये पौधे के बीज शुद्ध थे इसलिए इसमें दोनों ही जीन गोल वाले थे और पीले रंग के थे। तो हम इसको जोड़ी में जब लिखेंगे तो दो लक्षण ले रहे हैं हम, राउंड और येलो, तो आर और वाई। और ये चूँकि शुद्ध हैं और प्रभावी हैं इसलिए इनको कैपिटल लेटर से हमने दिखाया है। इनका संकरण जब हम झुर्रीदार हरे बीजों के साथ कराया गया, झुर्रीदार के लिए संकेत लिया हमने स्मॉल आर और हरे रंग के लिए लिया स्मॉल वाई। तो ये हो गया जीनोटाइप, आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। दो लक्षण है इसलिए राउंड और येलो, रिंकल्ड और ग्रीन, दो लक्षण हो गए जोड़ी से, इनका जीनोटाइप समझ में आ गया। अब हम इनके बीच में क्रॉस कराते हैं। सबसे पहले युग्मक बनेंगे, लैंगिक जनन का नियम है, युग्मक बनते समय दोनों कारक पृथक हो जाएंगे, ठीक है, और अगला फिर निषेचन होगा। अब यहाँ युग्मक कैसे बनेंगे? शुद्ध बनेंगे और जो बीजे जो प्राप्त होंगे पौधे, है ना, प्रथम पीढ़ी में, तो प्रथम पीढ़ी में फिर वही मेंडल का प्रथम नियम आ जाता है। यहाँ पर चूंकि गोल और पीला रंग, बीजों की आकृति गोल और बीजों का रंग पीला जो है प्रभावी लक्षण है, तो प्रथम पीढ़ी में जो भी पौधे मिले उनके बीज कैसे थे? गोल और पीले। अब इनको हमने उठा लिया, लेकिन इसमें हरे और झुर्रीदार बीजों का जीन आ चुका था क्योंकि उनका एक जनक कैसा था? झुर्रीदार और हरे बीज वाला। तो ये संकर पौधे इन्हें प्राप्त हुए थे, ठीक है। इन संकर पौधों के बीच में इन्होंने स्वपरागण कराया, ठीक है, स्वपरागण कराया इन्होंने। वही पिछला नियम हमने जो देखा पृथक्करण और शुद्धता का नियम, अंतर यहाँ केवल इतना है कि यहाँ इन्होंने एक के स्थान पर दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया। अब यहाँ पर जो युग्मक बने वो कैसे थे? आर में से एक अलग हो गए तो आर, और वाई से अलग हो गए तो वाई, ठीक है। तो यहाँ पर आर वाई से या स्मॉल वाई के साथ किसी भी युग्मक में जा सकता है। यहाँ कोई लक्षणों की वंशागति में प्रतिबंध नहीं है। इसी प्रकार स्मॉल आर कैपिटल वाई या स्मॉल वाई के साथ किसी भी युग्मक में जा सकता है। इस प्रकार चार तरह के युग्मक बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई या स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, ठीक है। यह केवल इसलिए संभव होता है कि कारकों का यानी जीन का स्वतंत्र अपव्यूहन या पृथक्करण होता है। यानी हरे रंग के, पीले रंग के, झुर्रीदार और गोल, ये चार लक्षण हैं
चार तरह के लक्षण किसी भी लक्षण के साथ संयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये पृथक होंगे स्वतंत्र रूप से, तभी आगे जाके निषेचन के समय ये आपस में जुड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यह नर और मादा युग्मक 16 विभिन्न तरीकों से संयोग करके 4 फिनोटिपिक यानी 4 प्रकार के, जो हमको बाहर से ऊपर से हम बीज देखेंगे वो 4 प्रकार के होंगे, F2 पीढ़ी में मिलेंगे। कैसे? गोल और पीले तो थे ही, और झुर्रीदार हरे थे, ये तो जनक थे। लेकिन 2 नए तरह के लक्षण मिलेंगे हमको, झुर्रीदार के साथ पीला रंग आएगा और हरे रंग के साथ गोल बीज आ जाएंगे, यानी 2 नए लक्षण उत्पन्न होंगे। अब ये किस तरह से होता है, हमने भी थ्योरी इसकी पढ़ी है। अब आइए हम अगले स्लाइड में इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। अब इसको देखेंगे, बहुत ही क्लियर विज़न है इस स्लाइड में। आप देखेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नीचे लिखा हुआ है द्विसंकर संकरण। संकरण मतलब जब हम 2 लक्षणों का एक साथ अध्ययन करते हैं। जब मेंडल ने एक ही पौधे में 2 लक्षणों का अध्ययन एक साथ किया तो उसे द्विसंकर संकरण या हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस या डाइहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। द्विसंकर संकरण के आगे ही आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में 2 बीज लगे हुए हैं, जिसमें एक पीला है और गोल बीज है, दिख रहा है? बहुत ध्यान से देखेंगे। दूसरा बीज हरा है लेकिन उतना स्मूथ नहीं है, चिकना नहीं है, वो झुर्रीदार है। झुर्री पड़ती है कि नहीं? जैसे वृद्धजनों के चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, लेकिन जो किशोरावस्था या जो यंग लोग होते हैं वो बिल्कुल चिकनी स्किन वाले होते हैं। वैसे यहाँ पे आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, बताने की आवश्यकता भी नहीं होगी। गोल वाला बीज पीले रंग का है और झुर्रीदार वाला हरे रंग का है। ये बीजों में 2 लक्षण एक साथ हम देख रहे हैं। इनकी आकृति तो है ही है, दूसरा इनका रंग, इसलिए ये क्या है? द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस। आप आगे बढ़िए। अब इनके हम जनक पौधे की फलियां देख रहे हैं चित्र में। गोल और पीले बीज आपको दिखाई दे रहे हैं। हम इसको नर पौधा भी मान सकते हैं, ऊपर संकेत बना हुआ है नर पौधे का। दूसरी फली में आपको हरे रंग के और बिल्कुल झुर्रीदार बीज दिख रहे हैं, इसको हमने मादा पौधा मान लिया है। इसमें संकेत बना हुआ है, एक गोले के नीचे धन का चिन्ह, ये मादा का चिन्ह है। यहाँ पर फिनोटाइप मतलब हमको बाहर से जो दिख रहे हैं गोल और पीले बीज, हरे और झुर्रीदार, इसको बोलते हैं फिनोटाइप। पहले भी हमने कुंजी शब्दावली में पढ़ी है। नीचे इनके बना हुआ है कैपिटल R और Y, ये इनका जीन है ना। R से राउंड यानी गोल, कैपिटल इसलिए लिए क्योंकि ये लक्षण प्रभावी है गोलपन। कैपिटल Y मतलब येलो कलर के बीज हैं, जोड़ी में है इसलिए YY, प्रभावी लक्षण है इसलिए कैपिटल Y। अगले में लिखा हुआ है अप्रभावी लक्षण, जो आपके ऊपर दिख रही है, फली दिख रही, उसमें रिंकल्ड यानी झुर्रीदार। तो स्मॉल r ये हो गया आपका झुर्रीदार के लिए, और स्मॉल y हो गया हरे कलर को दिखाने के लिए जीन। जोड़े में होते हैं हमेशा, हर लक्षण के लिए जीन या कारक जोड़ी में होते हैं, इसलिए स्मॉल r मतलब झुर्रीदार और स्मॉल y मतलब हरे। फली में स्पष्ट दिख रहे हैं, इतना स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है, इतनी बातें समझ गई। ये हमारे जनक पौधे हैं। दोनों फलियों के बीच में मैंने एक गुणे का चिन्ह लगाया है। वो किसके लिए है? दोनों पौधों में जनन होगा, या जो दोनों पौधे जनन कर रहे थे उनके बीज इस तरह के थे, इसी को हम संकरण भी कहते हैं। पिछली शब्दावली मैंने आपको बताई थी संकरण यानी क्रॉस, इसलिए चिन्ह दिखा हुआ है। ये दोनों पौधे नर एक मादा आपस में जब जनन करेंगे
पर परागण इनके बीच में करवाया गया। तो जो अगली पहली पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ प्रथम पीढ़ी में जो फलियाँ हमको प्राप्त हुई पौधों में, वो कैसी थी? पूरी की पूरी पीले बीज वाली और गोल थी। दिख रहा है क्यों ऐसा हुआ? आपको हम दोहराने में आ रहा है ये प्रभाविता का नियम, क्योंकि गोल और पीले बीज ये कैसा लक्षण है? प्रभावी लक्षण है। तो पहली पीढ़ी में जितने पौधे मिले उन सब के बीज गोल थे और पीले थे। ठीक, क्यों? क्योंकि ये लक्षण प्रभावी था, प्रकट हुआ। किंतु हरे और झुर्रीदार बीज का जो लक्षण था वो इस पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि वो अप्रभावी था। नीचे लिखा भी है, सभी पौधे पीले एवं गोल बीज वाले प्राप्त हुए, क्योंकि ये लक्षण प्रभावी था। हरे एवं झुर्रीदार बीज अप्रभावी होने के कारण प्रथम पीढ़ी में ये लक्षण छिप गया। लेकिन बच्चों आप देख रहे हैं, मैंने नीचे डिब्बे में लिखा है, पीली फलियों के नीचे लिखा है एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। ये अपने जनक से आया, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, मतलब एक स्मॉल एक आर और स्मॉल वाई। ये कहाँ से आया आपके? पहला जो जनक लिए हमने झुर्रीदार और हरा वाला, लैंगिक जनन का नियम ये एक लक्षण माता से आएगा, एक पिता से आएगा, एक इस पौधे से आएगा, एक इस पौधे से। तो जीन तो आ गए हैं किंतु प्रकट नहीं हो रहे हैं, ये प्रभाविता का नियम, किंतु ये अगली पीढ़ी में प्रकट होंगे। तो अब हम जो पौधे देख रहे हैं वो हमारे कैसे हैं तो गोल और पीले बीज वाले, किंतु इनमें इनका जीनोटाइप या जीन बदल चुका है। अब ये दोनों हमने ले लिया, पूरे गोल पीले बीज वाले पौधे दोनों ले लिए, वही एक मेल एक फीमेल है ना, इनके बीच में क्रॉस का चिन्ह यानी संकरण होगा। और अब हमको अगली पीढ़ी में जो पौधे मिलेंगे बच्चों वो कैसे होंगे, ये अगला पूरा एक चार्ट बना है। इस चार्ट में आप देखेंगे इन गोल और पीले बीज वालों पौधों से एक पौधे से नर युग्मक बनेंगे और एक से मादा युग्मक बनेंगे। सबसे ऊपर में आप यहाँ देख रहे हैं नर युग्मक, 4 प्रकार के नर युग्मक में मैंने आपको बताया था, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई, गोल बीज है पीला है। दूसरे में कैपिटल आर के साथ यदि स्मॉल वाई आता है, स्वतंत्र अपव्यूहन हो रहा है यहाँ पर इनका, तो जो दूसरे नंबर पे दिख रहा है युग्मक वो आर और वाई का होगा। ठीक है, तो चूंकि आर है तो राउंड होगा और स्मॉल वाई है तो ये यहाँ पर प्रकट होगा हरा रंग। ठीक है, अगले में स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई हो सकता है और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी हो सकता है। जब स्मॉल आर और स्मॉल वाई आ जाएंगे तो बीज कैसा होगा? हरा और झुर्रीदार। ये केवल युग्मक है, हमारे 4 तरह के युग्मक बनेंगे। इसी तरह दूसरे पौधे से ये आप देख रहे हैं मादा युग्मक बने हैं इस तरह, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, फिर हम देख रहे हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर देख रहे हैं स्मॉल आर और स्मॉल वाई। मतलब 4 तरह के नर युग्मक और 4 तरह के मादा युग्मक बन गए। हमको फिनोटाइप जीनोटाइप यहाँ दिख रहा है। अब हम इनके बीच में जब युग्मक, दोनों युग्मकों के बीच में एक नर युग्मक उठाएंगे और एक मादा युग्मक। ठीक है, आप देख रहे हैं बॉक्स में मैंने इनको नंबर भी दिए हैं। पहला नर युग्मक में 1 नंबर डाला है, नीचे आप देखेंगे डाउन में मादा युग्मक लिखा, उसमें भी 1 नंबर लिया है। अब 1 into 1 यानी एक और एक के बीच में यदि संकरण या निषेचन होता है तो क्या कंडीशन आती है? तो हम देख रहे हैं कि यदि हमने लिख दिया है, मैंने इसलिए लिखा है आपके बॉक्स में 1 into 1 यानी पहला मादा युग्मक पहले नर युग्मक के साथ संकरित हो रहा है या निषेचित हो रहा है, तो हम देख रहे हैं पहले में आर और कैपिटल आर दिख रहा है और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। तो ये हमारा जीन आ गया और
नीचे मैंने फिनोटाइप यानी मटर के बीज लगाए हैं। आप देख रहे हैं कि बीज कैसा होगा, गोल और पीला। क्यों? क्योंकि दोनों जीन या दोनों कारक इसमें कैसे हैं, प्रभावी लक्षण के कारक हैं। यदि लिखा हुआ है अगले में 1:2, मतलब पहला मादा युग्मक यदि पहले के साथ ना मिलकर दूसरे के साथ निषेचित होता है तो 1:2 साफ दिख रहा है। तो 1 में आप उठा लिए आर वाई को, 2 में क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। 1:2 में बीज कैसा दिखेगा, गोल और पीला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आर आर प्रभावी लक्षण है, राउंड, और येलो में भी एक कैपिटल वाई है। तो ये पीला रंग भी प्रभावी होने के कारण यहाँ पर बीज होगा कैसा होगा, गोल और पीला। तीसरे बॉक्स में देखेंगे आप 1:3, मतलब पहला मादा युग्मक यदि तीसरे वाले नर युग्मक से निषेचित होता है या जुड़ता है। आप खुद भी लिख सकते हैं। पहले में देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, तीसरे में देखेंगे स्मॉल आर आर कैपिटल वाई। दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों ही कैपिटल वाई हैं। ये खुद आप बना लेंगे, बस आप इसको समझ लें। आप इतनी बात ध्यान रखिए, जहाँ भी कैपिटल आर या कैपिटल वाई होगा, यदि कैपिटल आर है तो गोल हमेशा राउंड होगा बीज, और कैपिटल वाई यदि एक भी है, सिंगल भी है, तो बीज हमेशा पीले रंग का होगा, जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तीसरे में भी वही होगा। अब यदि पहला मादा युग्मक चौथे के साथ 1:4 लिख दिया है मैंने, इसलिए 1:4 का मतलब क्या है, पहला मादा युग्मक चौथे नर युग्मक से जुड़ता है। ये संभावनाएं हैं, चारों तरह के युग्मक हैं। तब भी हम देख रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई लिखा हुआ है। जीन तो है लेकिन बीज फिर भी गोल और पीला है। तो ये चार तरह के पौधे, चार तरह के बीज वाले पौधे हमको प्राप्त हुए, जो कि सभी कैसे हैं, गोल और पीले। अब पहला मादा युग्मक चारों नर युग्मकों के साथ हमने देख लिया। अब हम देखेंगे मादा युग्मक दूसरे नंबर का, नंबर 2, ठीक है, जिसका जीन हमको दिख रहा है, एक कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई है, ठीक है, और इसमें है कैपिटल आर और स्मॉल वाई। अब देखिए 2:1, आप खुद ही देख लेंगे। 2:1 कर लें, यानी दूसरे नंबर का मादा युग्मक पहले नंबर के नर युग्मक से मिलेगा। आप खुद लिख सकते हैं, दोनों आर कैपिटल होंगे, एक कैपिटल वाई होगा और दूसरा स्मॉल वाई, ठीक है। 2:1 बीज कैसा है, दिखाई दे रहा है साफ साफ, गोल और पीला, ठीक है, गोल और पीला। तीसरा हम देखेंगे कि यदि 2 नंबर का 2:1 हो गया, अब 2:2 कर लें। 2:2 दोनों कैपिटल आर मिलेंगे आपको और दोनों ही स्मॉल वाई, ठीक है। अब चूंकि दोनों स्मॉल वाई आ गए हैं तो बीज कैसा हो गया, हरे रंग का होगा, क्योंकि दोनों जीन इसमें हरे रंग के हैं। येलो रंग का जीन यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है, परंतु आकृति कैसी है, आकृति इसकी गोल होगी, क्योंकि दोनों आर यानी राउंड के जीन इसमें है। तो अब यहाँ एक नया लक्षण पैदा हो गया बच्चों। बीज हमारे गोल और पीले थे, लेकिन अब यहाँ पर कैसे आ गए, गोल और हरे। ये क्यों संभव है, क्योंकि जो विरोधी लक्षण है इनकी वंशागति एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, और साथ ही जो 2 लक्षण हैं, बीजों की आकृति, बीजों का रंग, दोनों ही लक्षणों की वंशागति एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रही है। इसलिए गोल जो है आकृति वो हरे रंग के साथ भी आ सकती है। ये
दिखाई दे रहा है। तो एक नया लक्षण भी पैदा हुआ है। हमने पढ़ा है कि वेरिएशन क्यों आते हैं, विभिन्नताएं कैसे पैदा होती हैं। तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है और हम ये देख रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट स्वतंत्र अपव्यूहन, मतलब एक लक्षण बीजों की आकृति, दूसरा लक्षण बीजों का रंग, बिल्कुल भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। पीला रंग हमेशा गोल के साथ आए ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि जीन आगे जाकर युग्मक बनते समय पृथक हो जाते हैं। अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब आप पूरा चेकर बोर्ड, इसे चेकर बोर्ड कहते हैं, जो आपके सामने बना हुआ है ना। तो इसमें अब आप देखेंगे 2x2 देखा हमने, हरा रंग का बीज पैदा हो गया गोल के साथ। आप 2x3 देख लें, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, अब स्वयं भी देख लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको बीज तो लगे हुए दिख रहे हैं वैसे भी, देखिए वैसे भी आपको इसमें सब दिखाई दे रहा है। हमने बताया 2x2 में एक नया लक्षण पैदा हुआ, हरे के साथ गोल बीज, है ना। अब हम देखें, आप 2x3 कर लें आप, तो 2 पे क्या लिखा हुआ है हम देख रहे हैं, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई। अब यहाँ पर हम 3 में देख रहे हैं स्मॉल आर और कैपिटल वाई। इसको आर आर को एक साथ कर दें, वाई वाई को एक साथ, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। बीज कैसा हो गया बेटा, गोल और पीला। क्यों, आप देख रहे हैं जहाँ भी कैपिटल आर होगा वहाँ बीज राउंड होंगे, जहाँ भी कैपिटल वाई होगा यानी पीले रंग के जीन होंगे तो बीज हमेशा गोल और पीला होगा। प्रभावी लक्षण है ये। तो ये अपने जनक के समान हो गया। अगर दूसरा वाला युग्मक तीसरे के साथ नहीं होता, चौथे के साथ होता है, तो देखिए 2x4 में क्या होगा, 2 में वही कैपिटल आर है, ठीक है, स्मॉल आर, तो एक हो गया कैपिटल आर और स्मॉल आर की जोड़ी बनेगी, और एक स्मॉल वाई और किसकी जोड़ी बनेगी, स्मॉल वाई की। तो यहाँ पर फिर क्या हो गया, फिर से बीज कैसा हो गया, चूँकि कैपिटल आर है तो गोल होगा, किंतु छोटे छोटे वाई हैं, स्मॉल वाई हैं, मतलब ये हरे रंग के हैं। तो आपको बिल्कुल चित्र में दिख रहा है ना, हरे रंग का बीज दिख रहा है, किंतु ये बीज कैसा है, गोल। इनकी गिनती भी आप गिनते जाएं, अभी गोल और हरे बीज 2 हो गए, यानी 2 पौधे हो गए, ठीक है। तीसरा मादा युग्मक 3। अब ये तीसरा जो मादा युग्मक है, फिर हम 3x1 कर लें पहले नर युग्मक के साथ, तो हमको दिख रहा है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, 3x1, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ भी कैपिटल आर और वाई वाई है, तो निश्चित ही बीज कैसा है, दिख ही रहा है, गोल और पीला, जनक के समान, है ना। तो ये यहाँ पर भी बीज जो पौधे मिलेंगे वो कैसे होंगे, गोल और पीले बीज वाले। अब यदि इसके साथ नहीं होता, 3x2 नर युग्मक लेते हैं, तो फिर से क्या होगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर। चूँकि कैपिटल आर है तो राउंड होगा, कैपिटल वाई है मतलब पीले रंग का लक्षण जीन है, तो बीज आपको दिख रहा है बिल्कुल, कुछ भी कहीं से कोई संदेह नहीं है, बीज कैसा है, गोल और पीला। तो इस तरह कितने गोल पीले हो गए आप देख रहे हैं, पहली रो में 4, दूसरी रो में 3, 7 हो गए, और एक ये 8वां, गिनती भी गिनना है इनकी। अब तीसरे नंबर का जो मादा युग्मक है वो तीसरे 3x3 में देख रहे हैं आप, दोनों जगह स्मॉल आ रहा है ना, स्मॉल आर आ रहा है, तो बीज कैसा होगा, झुर्रीदार। पहली बार ये लक्षण हमें मिल रहा है, झुर्रीदार है, किंतु बीज कैसा है, हमने लिया था हरा, झुर्रीदार और हरे बीज थे हमारे जनक के रूप में पर शब्द से शुरू में, लेकिन यहाँ पर बीज होगा झुर्रीदार किंतु गोल, ये एक नया लक्षण आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक नया लक्षण मिला, झुर्रीदार बीज हमारे पीले थे ही नहीं, जो कि अब हमें
द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? जब तीसरे नंबर का मादा युग्मक तीसरे नंबर के नर युग्मक के साथ निषेचित हो रहा है। अब तीसरे नंबर के साथ हम चौथे नंबर का यदि ले लें नर युग्मक, तो स्मॉल आर आए, मतलब क्या हो गया? फिर वही झुर्रीदार, और फिर से कौन सा रंग आ रहा है बीज का? पीला रंग। तो झुर्रीदार और पीले बीज तो थे ही नहीं, लेकिन ये आ गए क्योंकि सब लक्षणों की वंशागति पृथक रूप से हो रही है। कहीं भी कोई लक्षण किसी को प्रभावित नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होता तो हमको बीज झुर्रीदार और पीले बिल्कुल नहीं मिलते, क्योंकि हमने जो पौधे लेके चले थे, हमारे पौधे में बीज कैसे थे? गोल और पीले थे। ठीक है। अब चौथा मादा युग्मक आर स्मॉल वाई, 4:1 कर लें आप, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको लिख दें जो बॉक्स में दिख रहा है। बीज कैसा होगा? गोल और पीला, क्योंकि दोनों इसमें कैपिटल आर राउंड और कैपिटल वाई येलो। स्मॉल आर आप फिर 4:2 कर लें, तो बीज कैसा हो गया? हरा किंतु राउंड। ठीक, जबकि हमारा हरा और राउंड तो बीज था ही नहीं, बीज हमारे झुर्रीदार थे हरे वाले, लेकिन यहाँ नया लक्षण आ गया। यानी दोनों ही लक्षणों की वंशागति किसी को प्रभावित नहीं कर रही है। 4:3 में देखें, स्मॉल आर दोनों हैं, इसलिए बीज हमारा कैसा है? झुर्रीदार है, किंतु कलर कैसा है? येलो, जो कि हमारे जनक पौधे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, तो ये नया लक्षण है। 4:4 को देखें हम, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी टोटल हमारा जो बीज या पौधे प्राप्त होंगे उनके बीज कैसे होंगे? पहली पीढ़ी के जो जनक थे हरे और झुर्रीदार बीज, ये बीज हमको केवल एक पौधे में प्राप्त होगा। अब हम इसको लिखेंगे। कुल कितने पौधे प्राप्त हुए थे? 16 में 9 बीज कैसे थे? गोल और पीले थे। आप गिनती गिन सकते हैं, पहली रो में पीले गोल, दूसरी रो में गोल पीले, तो ये 7 हो गए। फिर दूसरी रो में एक और दिख रहा है हमको, तीसरी रो में, चौथी रो में, ऐसे 9 पौधे। अब फिर आप गिनती गिन लें, स्पष्ट दिख रहा है। 9/16 है ना, गोल और पीले। 3/16 गोल और हरे, नया लक्षण आ गया। ये नया लक्षण लिखा है मैंने। 3/6 पीले और झुर्रीदार, ये भी नया लक्षण है। और एक ही पौधा हमको हरा और झुर्रीदार मिलेगा। इस रेशियो को हम अनुपात में लिखेंगे 9:3:3:1। तो ये चेकर बोर्ड में बीज लगे हैं, स्पष्ट हैं, आप गिनती गिन सकते हैं। तो ये स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम था। ये तभी संभव थे नए लक्षणों की उत्पत्ति, जबकि यहाँ पर दोनों लक्षणों की वंशागति एक दूसरे को प्रभावित बिल्कुल भी नहीं कर रही है। गोल आकृति हरे रंग के साथ भी आ सकती है, और झुर्रीदार जो बीज थे वो पीले रंग के साथ भी आ सकते थे। नहीं आए हैं, ये इन्होंने हर अपने प्रयोग में यही इनको परिणाम प्राप्त हुए थे, इसलिए इन्होंने नियम बना दिया कि जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। इसी को बच्चों द्विसंकरीय संकरण कहते हैं, और ये एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आता है। इसी को आप चित्र के रूप में भी बना सकते हैं। जहाँ मैंने बीज लगाए हैं बिल्कुल स्पष्ट आपको समझ में आ जाए, आप गिनती गिन लें, जो लिखा हुआ है बिल्कुल वही है। इसको आप चित्र के रूप में तैयार करेंगे। यही द्विसंकरीय संकरण है, और यही मेंडल के वंशागति का तृतीय नियम है, जिसे स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम कहते हैं। तो पूरी कोशिश की है मैंने कि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएं, और मुझे लग रहा है कि आप इसको देखकर बिल्कुल ही स्पष्ट तौर पर द्विसंकरीय संकरण या स्वतंत्र अभिव्यूहन के नियम को आसानी से समझ गए होंगे।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। साथ ही अगर इस विषय पर या जो हमने भी इस वीडियो में डील किया है इसमें आपके कोई डाउट्स हैं, कोई संदेह हैं, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखें ताकि मैं उसको फिर से क्लियर कर सकूं। ओके, टेक केयर, थैंक यू।